दोस्तों मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कहानी की शुरुआत एक बहुत डिस्टर्बिंग वार्निंग के साथ होती है। हमें बताया जाता है कि इंसानों ने सालों तक फॉसिल फ्यूल्स यानी कि तेल, कोयला और गैस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ने पूरी दुनिया का क्लाइमेट ही बिगाड़ कर रख दिया। समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा, सी लेवल बढ़ने लगा और दुनिया भर में खतरनाक वेदर परिवर्तन दिखने लगे। मतलब कहीं तूफान तो कहीं फ्लड्स तो कहीं बेहिसाब गर्मी और कहीं पूरे का पूरा इलाका ही तबाह होने लगा। इसके बाद कहानी हमें फ्यूचर के वियतनाम में ले जाती है, जहां सिचुएशन और भी ज़्यादा भयानक नजर आती है। कहानी के अनुसार 2030 तक वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी में समा जाएगा। साउथ वियतनाम इतना ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है कि वहाँ की 80% आबादी को अपना घर छोड़कर भाग जाना पड़ा। सोचो, लाखों लोग अपनी ज़मीन, अपना शहर और अपनी पूरी ज़िंदगी पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहानी की शुरुआत में हमें हो ची मिन्ह शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर का एक जगह दिखाया जाता है, जहाँ इंसान सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हम एक लड़की को बोट में बैठा देखते हैं। शायद से वो बहुत ही जल्दी में थी। लड़की का नाम साओ है। यहाँ जो ये समुंदर दिख रहा है, ये एक वक्त पहले यहाँ ज़मीन हुआ करती थी, लोग रहा करते थे, लेकिन सब कुछ देखते ही देखते पानी में समा गया। कुछ लोग यहाँ से पलायन कर गए, लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी जीत के भरोसे यहीं बैठे थे। वहाँ वो पुलिस स्टेशन में आ गई। वहाँ एक डेड बॉडी रखी हुई थी, जिससे लिपट कर वो रोने लगी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये शव उसके पति टुआन का है। काम करने गया था लेकिन लौट कर वापस नहीं आया। किसी ने खबर कर बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ उस पुलिस ऑफिसर ने बताया कि दाईतान के फ्लोटिंग फार्म में ये कुछ चोरी करने घुसा था। दाईतान एक रिसर्च लेबोरेटरी है जहाँ फार्मिंग की जाती है। जब उसका पति चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन साओ जानती है कि ये बात सच नहीं। उसका पति कभी चोरी नहीं कर सकता। वो उसके शव को बोट में रख अपने साथ लेकर जाने लगी। जाते वक्त वो दाईतान फ्लोटिंग फार्म के पास से ही गुजरती है, जहाँ वो काम किया करता था। वहाँ वो बोट में जोरों से चिल्लाने लगी क्योंकि वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रही थी। हम उसी फ्लोटिंग फार्म में एक शख्स को बैठा हुआ देखते हैं, जो बाहर लगे हुए कैमरे से साओ को देख रहा था। यहाँ उसने बोट में पड़ी 2 मछलियों को उठाया और उन्हें वापस पानी में छोड़ दिया और यहाँ वो अपने पास्ट को याद करने लगी। साओ और उसका पति टुआन इतनी मुसीबतों के बाद भी एक बेहतर जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे थे। सभी अपनी जमीन बेचकर यहाँ से चले गए, लेकिन टुआन अब भी उस पानी के ऊपर घर बनाकर वहीं रहता है। मछलियाँ पकड़कर और घर पर ही थोड़ी सब्जियाँ उगाकर उनका घर का खर्चा चल जाता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी अब तक उनके एक भी बच्चे नहीं, जिसके बारे में सोच वो कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। पीने के पानी का इंतजाम बारिश के पानी से हो जाता। हम देखते हैं वक्त बीता, बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ गया और उन्हें अपना सब कुछ झोपड़ी से निकाल कर वहाँ से जाना पड़ गया। दूसरे दिन उसने 2 लोगों को अपनी ज़मीन के पानी पर मछलियाँ पकड़ते हुए देखा। यहाँ टुआन जाकर उनसे कहने लगा कि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ वो मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। उन्होंने कहा कि अब कोई ज़मीन नहीं बची और पानी पर किसी का हक नहीं। वहाँ उनमें बहस शुरू हो गई और दोनों आपस में लड़ने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि हर जगह पानी भर जाने से अब ज़्यादा लोग मछलियों पर ही सरवाइव कर रहे थे, क्योंकि ज़मीन तो किसी के पास बची नहीं, तो अनाज और सब्जियाँ उगाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन काफ़ी वक्त से चलते फिशिंग की वजह से अब मछलियों की संख्या भी कम होने लगी थी। दूसरे दिन मछली पकड़ते वक्त उनकी जाल को किसी बड़ी मछली ने काट लिया और सारी छोटी मछलियाँ जाल से निकल गई। यहाँ साओ ने कहा कि इस ज़मीन को बेच क्यों नहीं देते, इसके बाद यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन टुआन के हिसाब से इस पानी वाली ज़मीन को कौन खरीदेगा। साओ ने बताया कि कुछ बड़ी कंपनीज हैं जिन्हें फ्लोटिंग फार्मिंग के लिए ज़मीन चाहिए। अगर उन्हें पता लगे तो शायद वो इस ज़मीन को खरीद लें। लेकिन टुआन इस जगह को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि ये उसकी पुश्तैनी ज़मीन है। रात वो एक बुरे सपने से डरकर उठ गया और कहने लगा कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी मछली ने उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया हो। उसने साओ से कहा कि उसके मरने के बाद उसके शव को कॉफिन में अच्छी तरह से सील्ड करके पानी के अंदर दफनाएं। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। दूसरे दिन उसने साओ की बात मान लैंड फॉर सेल का एक बोर्ड लगा दिया कि वो इस जमीन को बेचना चाहते हैं। रात उसे किसी शख्स का फोन आया जो उसकी जमीन खरीदना चाहता है और इसी वक्त उसे मिलने बुलाया है। साओ ने कहा कि पहले उसे जमीन की कीमत बता देना, उसके बाद ही किसी पेपर पर साइन करना। सुबह वो खुशी से झूमता हुआ घर आया। उसे देख लगा कि शायद से जमीन की डील फाइनल हो गई होगी। वो अपने साथ काफी राशन के सामान भी ले आया था। साओ को लगा शायद से जमीन के डाउन पेमेंट से ये सब कुछ आया होगा, लेकिन उसने बताया कि डाउन पेमेंट तो मिला है, पर नई नौकरी का, जो उसे आज ही मिली है। यहाँ साओ ने उस नौकरी के बारे में पूछा, लेकिन टुआन ने उसे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही साओ ने उससे इस बारे में ज़्यादा सवाल जवाब किया। दोनों ने नई नौकरी मिलने की खुशी को धूमधाम से सेलिब्रेट किया।
यहाँ हम देखते हैं अब कहानी प्रेजेंट में आ गई। हम देखते हैं टुआन के शव को कॉफिन में रख पानी में दफन करने की तैयारी चल रही है। साओ ने उस बॉक्स को हर तरफ से अच्छी तरह से चेक किया, जैसा कि उसने वादा किया था कि वो उसके शव को अच्छे ढंग से दफन करेगी। यहाँ हम देखते हैं अब वो अपनी बोट लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी और कहाँ जाएगी। यहाँ जब वो मार्केट से गुजर रही थी तो उसे अपने पहचान की एक महिला मिली। यहाँ वो बताने लगी कि कल जब वो फ्लोटिंग फार्म के पास से गुजर रही थी तो उसने कुछ लोगों के झगड़ने की आवाज़ सुनी। एक शख्स तो जोरों से चीख रहा था। इतना सुनते ही वो वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि शायद से वो महिला टुआन की ही बात कर रही थी। रात उसने देखा कि पीने का पानी भी खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई। दूसरे दिन वो कैन लेकर पानी लेने गई। वहाँ वो उस शख्स से अपने पति के बारे में पूछने लगी, क्योंकि शायद से वो यही काम करता था। लेकिन वो कहने लगा कि जाकर फ्लोटिंग फार्म में पता लगाओ जहाँ उसकी मौत हुई है। उसने पानी देने से भी मना कर दिया। साओ ने उसे कुछ पैसे निकाल कर दिए, तब जाकर उसे पानी मिला। उसके बाद वो जाकर टुआन के भाई मिन से मिली, जो कि अपने भाई की मौत से काफ़ी दुखी दिखाई देता है। रात दोनों ने साथ डिनर किया। शायद से वो साओ को पसंद नहीं करता, इसी वजह से वो अपने भाई से दूर रहने चला गया था, क्योंकि साओ के आ जाने से उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके भाई टुआन को उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। वो अपने भाई के लिए नए कपड़े भी ले आया था। उसने कहा कि कल तूफान के खत्म होते ही वो इस कपड़े को कॉफिन में रख देगा। दूसरे दिन दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन में गए, क्योंकि उन्हें टुआन की मौत का सच जानना था। लेकिन दोनों ऑफिसर साओ पर चिल्लाने लगे कि कोई सच नहीं है। मिन ने उसे घर चलने के लिए कहा, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ कोई मदद मिलेगी। यहाँ साओ ने उसे बताया कि वो रात की शिफ्ट पर काम पर लगा था। उसने कभी बताया ही नहीं कि वो कहाँ और किसके लिए काम करता है। और अचानक से एक दिन उसके मौत की खबर आती है। यहाँ मिन ने उससे पूछा कि क्या कभी टुआन घर पर कोई छोटी सी ट्यूब लेकर आया था, लेकिन साओ को इसकी कोई जानकारी नहीं। यहाँ वो थोड़ा घबराया सा लगा। शायद से टुआन की मौत का रहस्य उस ट्यूब से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने साओ को ट्यूब के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन वो छिपकर साओ की बोट में आया और वहाँ उस ट्यूब को तलाश करने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद उसने साओ के लिए कुछ पैसे निकाल कर वहाँ रख दिए। दूसरे दिन सुबह एक महिला ने आकर साओ को नींद से उठाया। वो जल्दबाजी में पुलिस स्टेशन पहुंची। यहाँ उन्होंने मिन को अरेस्ट कर लिया था और सामने पड़ी लाश को दिखाकर कहा कि मिन ने इस शख्स की हत्या की है, लेकिन वो मना करने लगा कि ये उसका काम नहीं है। शायद से उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ उसने किसी जियांग नाम के शख्स का जिक्र किया। साओ ने देखा कि मिन के शरीर पर काफ़ी चोट लगी थी। शायद से जुर्म स्वीकार करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। यहाँ उसने जियांग के बारे में पूछा कि आखिर कौन है ये शख्स। मिन ने बताया कि वो शख्स फ्लोटिंग फार्म का बॉस है और एक नंबर का घटिया इंसान है। उसने इस पोजीशन को पाने के लिए दाईतन के कंपनी के डायरेक्टर की बेटी से शादी की थी और उसने ही टुआन को मरवाने के लिए अपने आदमियों को ऑर्डर दिया था। तभी पुलिस आकर उसे वहां से लेकर चली गई। दूसरे दिन हमें पता चलता है कि सी लेवल के लगातार बढ़ने की वजह से साउथर्न वियतनाम के कुछ हिस्से डूबने लगे हैं। हम जियांग नाम के शख्स को उसी फ्लोटिंग फार्म में बैठा हुआ देखते हैं। उसने बाहर कैमरा में साओ को देखा, जो काम की तलाश में यहाँ आई थी। काम तो एक बहाना था, उसे तो बस सच पता लगाना था। फ्लोटिंग फार्म वही डाइटन की कंपनी है जिसके बारे में मिन ने उसे बताया था, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे वहाँ से भगा दिया, ये कहकर कि यहाँ कोई काम नहीं है। जियांग भीतर से ये सब कुछ देख रहा था। जब वो वहाँ से जाने लगी तो जियांग वहाँ आ गया। उसने कहा कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो कल आ जाना। साओ ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक दर्द था, मानो जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। उसने कहा कि वो अपने पति की मौत का सच जानना चाहती है। जियांग उसे सुनता रहा और अंदर चला गया। साओ वहाँ से चली गई। थोड़ा सोच विचार करने के बाद शाम वो वापस उस जगह चली आई। वहाँ उसे बताया गया कि कल से वो काम पर आ जाए। फोन और वेपन इस जगह लाना मना है। अगर वो पकड़ी गई तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। रात हम उसे अपने बोट में बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ वो एक बाउल को ध्यान से देखने लगी, जो कि एक तरफ से टूटा हुआ है। शायद से किसी की दी हुई निशानी मालूम पड़ती है। रात ही वो अपना सामान पैक करने लगी, क्योंकि कल उसे फ्लोटिंग फार्म पर काम करने जाना है और उसे अब उसी जगह रहना होगा। सामान यहाँ वहाँ करते समय मिट्टी का पॉट नीचे गिरकर टूट गया, जिसमें उसे एक कांच का ट्यूब मिला। उसमें बीजों की तरह दिखने वाली कोई अजीब सी चीज थी। सुबह वो पानी में गई और टुआन के कॉफिन में उस ट्यूब को छिपा दिया। सुबह ही वो उस फ्लोटिंग फार्म पर पहुंच गई। वहां उसे उसका रहने का कमरा दिखाया गया। रात उसने उठकर बाहर विंडो की तरफ देखा। बाहर जियांग खामोश खड़ा लहरों की तरफ देख रहा था। यहाँ हमें महसूस होता है कि साओ और जियांग के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जो कि हमें साफ दिखाई देता है। हम देखते हैं कहानी 10 साल पीछे चली गई। साल है 2020। साओ अपनी माँ के साथ अकेले ही रहती है। तभी वहाँ एक शख्स बोट लेकर आ गया। साओ की माँ बाहर आई। ये शख्स कोई और नहीं, जियांग है। उसकी माँ के पूछने पर जियांग ने बताया कि वो साइगोन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो यहाँ कुछ महीनों के लिए रिसर्च पर्पस से आया हुआ है। उसने कहा कि वो यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक रेंटेड घर में रहता है। जब वो यहाँ से गुजर रहा था तो इस घर से आती हुई खाने की खुशबू उसे यहाँ तक खींच ले आई। साओ अंदर से उसकी सभी बातें सुन रही थी। थोड़ी बातचीत के बाद वो वहाँ से चला गया।
हम देखते हैं काम से थोड़ी फुर्सत मिलने के बाद जियांग रात ही पास के कैफ़े में वक्त बिताने चला जाता था। यहाँ हम देखते हैं कि घर का खर्च चलाने के लिए साओ उसी कैफ़े में नाइट शिफ्ट पर काम करती है। वहाँ साओ ने बताया कि आज सुबह खाने की महक से तुम मेरे घर तक चले आए थे, लेकिन जियांग को इसकी कोई जानकारी नहीं कि वो साओ का घर था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन साओ ने उसे उसकी आवाज़ से पहचान लिया। उस रात दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। सुबह जब वो पानी के अंदर था तो उसे एक टूटा हुआ मिट्टी का बाउल मिला। उसने उसे अपने पास रख लिया, जो कि काफ़ी पुराना लगता है। लेकिन तभी उसकी बोट बंद पड़ गई। वहीं से पास गुजरते हुए एक शख्स ने उसे देखा। यह शख्स कोई और नहीं, टुआन था। वहाँ टुआन ने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन जियांग को समझ नहीं आता कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता है, क्योंकि यहाँ आए हुए उसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग के बारे में उसे साओ ने बताया था। टुआन ने उसे साओ के बारे में बताया कि वो दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं और जब वो बड़ी हुई तो पढ़ाई करने के लिए साइगोन चली गई। लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ रहने चली आई ताकि वो अपनी माँ की देखभाल कर सके। उसके बाद वो जियांग को लेकर उसकी बोट बनवाने चला गया और फिर उसे लाकर घर छोड़ दिया। जियांग ने उसे कुछ पैसे दिए क्योंकि आज उसने उसकी बहुत मदद करी, लेकिन टुआन ने उसके आधे पैसे लौटा दिए। उसने बस अपने गैस खर्च का ही पैसा लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि टुआन काफ़ी ईमानदार और अच्छा इंसान है। एक शाम साओ खाना लेकर जियांग के घर पहुँच गई क्योंकि कई दिनों से वो कैफ़े नहीं आया। उसने बताया कि वो अपनी रिसर्च में थोड़ा व्यस्त हो गया था, इसलिए वो कैफ़े नहीं आ पाया। वहाँ उसे किसी का कॉल आया। शायद से ये कॉल जियांग की दोस्त का था। साओ को लगा कि शायद से वो किसी लड़की के प्रेम में है। ये सोच उसका मन उदास हो गया क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। जियांग ने उसे अपने रिसर्च के बारे में बताया कि वो काफ़ी वक्त से एल्गेई और सीवीड पर रिसर्च कर रहा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये खारे पानी में भी सर्वाइव करके ग्रो कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो फ्यूचर में ये इंसानों के लिए एक बड़ा फूड सोर्स बन सकता है। जब ज़मीन बंजर हो जाएगी और फ्रेश वाटर की कमी पड़ने लगेगी तब शायद समुंदर ही इंसान की आखिरी उम्मीद बनेगा। सीवीड बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसलिए शायद आने वाले वक्त में इंसान को जिंदा रहने के लिए समुद्र पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ साओ ने बताया कि वो ऐसी जगह जानती है जहाँ सीवीड फ्रेश वाटर और खारे पानी दोनों में सर्वाइव कर सकता है। साओ ने कहा कि कल वो उसे उस जगह कर जाएगी। जाते वक्त उसने साओ को टूटा हुआ बाउल गिफ्ट कर दिया, एक निशानी के तौर पर। दूसरे दिन दोनों समुद्र की गहराई में जाकर उस सीवीड को बाहर लेकर आ गए। यहाँ हमें पता चलता है कि अब जियांग भी उसके प्रेम में पड़ चुका है। दूसरे दिन वो अपने रिसर्च लैब में बैठा था, तभी उसे किसी का कॉल आया। उसके बाद वो उससे मिलने चला गया। यहाँ हम देखते हैं ये लड़की जियांग की फ्रेंड है। दोनों साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इस लड़की के पिता डाइटन कंपनी के चेयरमैन हैं। उसने कहा कि वो जल्द ही साइगोन आकर उसके पिता से बात करे। यहाँ दूसरे दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जियांग ने बताया कि उसने एक ऐसे एल्गेई को ढूंढ निकाला है जिसने अपने जीन को म्यूटेट कर लिया है और अब वो फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। यहाँ उसने उस लड़की के पिता के सामने एक फ्लोटिंग फार्म खोलने का सपना भी व्यक्त किया। उसके बाद वो वापस साओ से मिलने चला आया। यहाँ उसने बताया कि उसे अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है और वो 2 दिनों में ही यूएसए चला जाएगा। आज रात ही उसे साइगोन निकलना होगा। ये जानते ही साओ एकदम से दुखी हो गई। आज रात ही वो यहाँ से चला जाएगा, इसलिए आज का दिन दोनों ने साथ बिताया क्योंकि कल का कुछ पता नहीं। आज जाते वक्त वो टुआन से मिला। टुआन ने बताया कि पिछले महीने जब साओ की माँ की मृत्यु हुई थी तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि साओ की शादी मेरे साथ हो। यहाँ जियांग ने फैसला कर लिया कि वो उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा क्योंकि उसे टुआन से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। जाते जाते उसने टुआन को उसके जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा भेंट कर दिया। हम देखते हैं कहानी प्रेजेंट में आ गई। जियांग की पत्नी और बेटी फ्लोटिंग फार्म पर उसे मिलने आ गए। दोनों से मिलो बहुत खुश हुआ। उसी दिन साओ ने जियांग के कमरे से पियानो की आवाज़ सुनी। उसने जाकर देखा तो वो अपनी बेटी के साथ पियानो बजा रहा था, लेकिन भीतर एक खालीपन है जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उसके बाद जियांग अपनी पत्नी के साथ फिशिंग पर चला गया। रात साओ छिपकर लैब के अंदर चली गई। उसे वहाँ बिल्कुल उसी तरह की बीजों वाली ट्यूब मिली। यहाँ उसे पता चल गया कि ये वही जेनेटिकली इंजीनियर बीज हैं जिसे जियांग ने डेवलप किया है। शायद से टुआन की मौत की वजह ये बीज ही है और इस सीक्रेट को बनाए रखने के लिए उसने टुआन की हत्या कर दी होगी। यहाँ जियांग ने उसे बताना शुरू किया कि वो कई सालों तक इन बीजों के सैंपल्स को खाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके बॉडी में अजीब चेंजेस होने लगे और वो बीमार पड़ने लगा। इसी वजह से उसने फॉरेन रिसर्चर्स की एक टीम से कांटेक्ट किया ताकि वो उसके सेल सैंपल और सीड को स्टडी कर सके, क्योंकि उसकी ही तरह और कई लोगों में इस बीमारी के केसेस सामने आ रहे थे। रिसर्चर्स ने बताया कि इन बीजों में कुछ तो डेंजरस हो सकता है। इसके बाद डाइटन ने डिसाइड किया कि वो इस लेबोरेटरी को बंद करके इस रिसर्च को यहीं रोक देंगे, लेकिन कुछ लालची लोगों की इस पर नज़र पड़ गई और उन्होंने देश के कोने कोने में फ्लोटिंग फार्म खोलने का इरादा बना लिया। लेकिन जियांग ने अब तक इस सीड्स को संभाल कर रखा है। यहाँ उसने बताया कि टुआन पर भरोसा करके उसने ये सीक्रेट उसे बताया था, लेकिन वो अपने भाई के बहकावे में आकर सैंपल्स को चुराने की कोशिश करने लगा।
ताकि कॉम्पिटिटर कंपनीज को ये सैंपल बेच सके। लेकिन टुआन की हत्या जियांग के सौतेले पिता ने करवाई थी, जो कि इन बीजों को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। आज नहीं तो कल वो जियांग को भी मार देंगे और शायद से जब उन्हें साओ और उसका पास्ट पता चलेगा तो वो उसे भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साओ ने कभी सोचा नहीं था कि टुआन कभी ऐसा कुछ करेगा। सुबह हम देखते हैं सायरन से साओ की नींद खुल गई, क्योंकि कुछ घंटों में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए हर किसी को फ्लोटिंग फार्म जल्द से जल्द छोड़ देने के लिए कहा गया। जियांग ने सभी के साथ अपनी पत्नी और बेटी को मेनलैंड पर भेज दिया। जब पत्नी ने उसे साथ चलने को कहा तो जियांग ने उसे बताया कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, वो जल्द ही काम खत्म कर वापस आ जाएगा। हम देखते हैं तूफान की वजह से अंधेरा छाने लगा। यहाँ हम देखते हैं साओ अपनी बोट से जियांग के पास जाने लगी है। उसने बोट के पीछे टुआन का कॉफिन भी बांध रखा है, क्योंकि अब वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती है। उसके बाद वो फ्लोटिंग फार्म पहुंच गई। वहाँ जियांग और साओ एक दूसरे के गले लग गए। जियांग अपनी शिप से उसे समुद्र की गहराई में ले गया। ये एक तरह का एडवांस मरीन पोर्ट था। नीचे उन्हें डूबा हुआ शहर दिखाई देता है, बड़ी इमारतें, सड़कें और गाड़ियाँ। एक वक्त पहले यहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। इस दृश्य को देख दोनों भावुक हो गए। आखिरी दृश्य में हम दोनों को बीच पर सोया हुआ देखते हैं। थोड़ी दूर पर टुआन का कॉफिन भी पड़ा हुआ है और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, फिल्म ये दिखाती है कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक वार्निंग नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसा डिजास्टर बन चुका है जिसने इंसानी सिविलाइजेशन को मुसीबत में डाल दिया है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।